मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। दिल के घाव की मरहम तू वादी है रूहानी। प्यार मोहब्बत की जागे मुंदरशी से नूरानी। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। इतनी देर हो गई चलते चलते, आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं अब्बा जान? जिस जिहाद में हम शामिल हैं उसमें ना कोई अब्बा है ना फर्जंद। तुम मुझे कमांडर कह सकते हो। जी, ये सारे ऑपरेशन कहाँ से करते हैं कमांडर? कमांडर, ये सब क्या है? फलों के नीचे बारूदी सामान रखा है। हाँ, एक पुल उड़ाने के लिए। कल रात कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप इसी रास्ते से आ रहा है। कुछ पुलिसिये भी साथ होंगे। हमारी कई तंजीमें हैं जो पुलिस और हिंदुस्तानी सरकार से मिल गई हैं। हम सबके चेहरों से पुलिस और दूसरी तंजीमें वाकिफ हैं, इसीलिए पुल पर डायनामाइट लगाने का काम तुम्हें करना है। तुम्हारी मदद के लिए कुछ और भी लोग मिल जाएंगे। कमांडर, सामने पुलिस खड़ी है। ओह, तुम ऐसा करो, तुम आगे आ जाओ। हाँ, आप फिक्र न कीजिए कमांडर, मैं निपट लूंगा। आप लेट जाइए। ठीक है, लेकिन जरा समझ के। अब्बा है, बीमार है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। अरे अगर मैं सटिया नहीं गया तो तुम पुनीत हो ना, गौरीनाथ कौल के बेटे। अरे सठिया है आपके दुश्मन अंकल, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, ये बात तो
तो धूप में ही सफेद हो गए हैं। मजाक करने की आदत गई नहीं अभी आपकी। अब बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। और गौरीनाथ और भाभी कैसे है? वो नहीं आए क्या? नहीं अंकल, इनफैक्ट आने का तो उन्हीं का प्रोग्राम था, पर सब खैरियत से तो है? खैरियत तो है, पर शायद वो ऐन वक्त पर यहाँ आने से डर गए। मैं जानता हूँ उनके दिल की हालत। अब यही वक्त देखने को बचा है। आदमी अपनी जमीन, अपने बचपन के गुजारे दिनों में लौटने से भी डरता है। पर बेटा यकीनन यहाँ के हालात पिछले दिनों बदले हैं। हाँ, बदले तो हैं ही, तभी तो हसीना के अब्बा। बस करो महिमा, बस करो। कब तक उस बात को पकड़े बैठे रहोगी? मुझे तो इशरत चाचा के बारे में कलकत्ता में ही पता चला था। जब मैं और मुश्ताक बहुत छोटे थे, उनके होटल पे खूब उद्यम किया करते थे। सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे बेटा, हम तो उस सदमे से अब तक नहीं निकल पाए। बेटा, तुम्हारा घर तो 5-6 साल से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ तो इतनी गंदगी होगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि यहाँ आ जाओ हम लोगों के पास? हम लोग भी तो अकेले हैं ना। हाँ बेटा, पल्लवी की माँ ठीक कह रही है। ये भी तुम्हारा ही घर है। ऑफ कोर्स अंकल, यह भी तो मेरा ही घर है, पर अपने बचपन के घर से आदमी का अजीब लगाव होता है। यू नो, नॉस्टैल्जिक अटैचमेंट। शायद इसी वजह से पापा और मम्मी के लाख मना करने पर भी मैं यहाँ चला आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा ये बताओ कि अकेले ही हो या शादी वगैरह? नहीं आंटी, ना शादी ना वगैरह। अभी तो पढ़ाई पूरी की है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। अभी तो बहुत कुछ करने का प्लान है। अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहाँ से निकल गए, तभी इतना पढ़ लिख लिया, वरना जो लोग यहाँ रह गए उन्हें क्या मिला? महिमा, मैं मानता हूँ पिछले उथल पुथल के सालों में कश्मीर के बारे में लोगों की धारणा बदलती, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन ने कुछ दिया ही नहीं। अरे ऐसे बहुत से कश्मीरी हैं जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है। हाँ आंटी, जिन लोगों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, उनका दुख मेरी तालीम की खुशी से बहुत बड़ा है। अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी होने की तकलीफ अपनी जमीन छोड़ने के बाद ही समझ में आती है। हाँ अंकल, मैंने देखा है अपने पापा को, अपने चाचा को और बहुत सारे लोगों को, मेंटली अभी तक वो लोग सेटल नहीं हो पा रहे। समझती हूँ बेटा, मैं सब कुछ समझती हूँ। यहाँ आने में वो लोग ऊपर से भले ही डरते हों, लेकिन दिल के किसी कोने में ये इच्छा हमेशा बनी रहती होगी कि जिंदगी की शाम यहीं बीते, अपने कश्मीर में। आंटी, सेंटिमेंटल होने से ये जो प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन हो गई है, ये तो सॉल्व नहीं होगी। कश्मीर के हालात अभी तक पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? हाँ, रास्ते में तो कुछ भी पता नहीं चला, पर बस स्टैंड पर उतरते ही सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हमारी बस को उड़ाने की प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बच निकल गए हम लोग। अब देखिए आपके सामने है जिंदा। फिर तुमने उस समय ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा ये हंसने की बात नहीं है। अरे अच्छा हुआ अंकल, पहली बार में ही डर निकल गया। अब तो हम यहाँ खुल के घूम फिर लेंगे। लेकिन बेटा पुलिस को तो इत्तला देनी थी ना। जानते हो यहाँ की जो एसपी हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। यही रेडियो कश्मीर है। अब आप तारिक शाह से खबरें सुनिए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि सब लोगों की मिलीजुली कोशिशों से माइग्रेंट कश्मीरियों की पहली जमात बहिफाजत वादी में पहुंच गई है। कुछ मिलिटेंट ग्रुपों ने गड़बड़ करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन बीएसएफ और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उनके मंसूबे को कबल अज वक्त नाकाम बना दिया गया। हाँ अंकल, हमने तो बस स्टैंड पर ही सुना था एक पुल को उड़ाने की साजिश की थी। दहशतगर्दी की वजह से डायनामाइट लगने से पहले ही एनकाउंटर हो गया और काफी गोलियां चली। 1-2 रोज में ही किया पता नहीं किसके कर्मों के जाएगा। अच्छे और माता बने। वैष्णो देवी के यात्रियों की इतनी हिफाजत बड़ी की जिम्मेदारी दुर्घटना भी होने से बच कुछ गई। तंजीमों ने अपने सर ली है। भगवान का लाख लाख शुक्र है।
अरे बेटा कुछ खा तो सही, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा। अब बस भी करो चाची, अब और नहीं खाया जाएगा। पहले जैसा हाजमा नहीं रहा अब। ओफो, थोड़ा घूमेगा फिरेगा तो सब हजम हो जाएगा, चल खा। बाहर के पोल्यूशन भरे माहौल में इतने साल रहा कि यहाँ की शुद्ध हवा ने तबीयत खराब कर दी। अब यहाँ की हवा भी कहाँ शुद्ध रही, इसमें से भी बारूद की बदबू आती है। जली कटी बातें सोचकर अपना जहन क्यों खराब करती है? रहना तो यही है। जी छोटा ना करो चाची, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसकी सुबह ना हो। इस वादी से काले बादल कभी तो छटेंगे। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। बिल्कुल अपने पिता की तरह, वो भी बात बात पर ऐसे ही शायरी किया करते थे। आप ठीक कहती हैं, शायरी ही तो है जो हर मायूसी में साथ देती है। आप जानती हैं, कलकत्ता में रहकर मैंने बंगला सीखी और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को पढ़ा। बंगला में? हाँ, और उनकी कविता पढ़ते समय मुझे हर वक्त कश्मीर की बहुत याद आती थी। ओए आशून तोले माटीर पोड़े लुटिए राबो। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अपने आसन तले की जमीन पर मुझे पड़ा रहने दे। तेरी चरण धूलि में दूसर हो जाऊं तो हो जाने दे, इसी में मेरा मान है। रविंद्रनाथ शांति निकेतन में रहते थे ना? हाँ, और पूरे बंगाल को उन पर फख्र था। काश कि हम लोग भी कलकत्ता जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं चाची? आपको तो कलकत्ता ही क्या, भारत के किसी भी कोने में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बल्कि आप खुद जाकर देखिए कि 15 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान भारत के कोने कोने में कैसी शान से रह रहे हैं। अरे बेटा, मैं तो जम्मू के आगे भी नहीं गई। हसीना के अब्बा होते तो शायद तफरीह के लिए ले जाते। उन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अरे जी छोटा ना करो चाची, सितारों से आगे जहां और भी हैं, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा आपको घूमने, कलकत्ता दिखाऊंगा। और फिर मुश्ताक भाई भी तो है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे हाँ, मुश्ताक है कहाँ? इतने दिन मुझे हुए यहाँ आए हुए, एक बार भी नहीं दिखाओ। ऐसे कौन से काम में लग गया? बेटा, वो तेरी तरह पढ़ लिख तो नहीं पाया। तुम तो बाहर जाके पढ़ लिए। तुम तो जानते ही हो, यहाँ महीनों स्कूल कॉलेज बंद रहे। जैसे तैसे उसने किसी बड़े आसामी के साथ मिलकर शालों का कारोबार शुरू किया है। अब तो हालत ये है कि हम भी महीने में एक आध बार ही उसकी शक्ल देख पाते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, किसी काम में तो लग गया ना। अगर कुछ दिन और आराम कर लेते तो बेहतर होता। नहीं नजमा, जाना तो होगा, काम बहुत बाकी है। मुश्ताक, अम्मी के इंतकाल के बाद और तुमसे मुलाकात से पहले कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत और हसीन भी हो सकती है। मैं भी अपने अब्बा जान के गुजर जाने के बाद रूहानी तौर पर टूट सा गया था। लगता था जैसे सब कुछ बिखर सा गया है। लेकिन नजमा, तुमसे मिलने के बाद यूं लगा जैसे मेरी सूनी मायूस वादी में फिर से बाहर आ गई हो। खुदा करे इस चमन में सदा बाहर रहे, जब तक तुम्हारे और हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है। हमें खिजा का मुंह भी ना देखना पड़े। समझ में नहीं आता तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। मैं समझता हूँ नजमा, सब समझता हूँ, लेकिन जिंदगी जज्बातों से नहीं हकीकत में जी जाती है। मुझे काम पर तो जाना ही होगा ना। हाँ हाँ, तुम जरूर जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करके कि तुम मेरे अब्बा से हमारी निकाह की बात जरूर करोगे। वायदा रहा। कमीने, एहसान फरामोश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी नजमा का रिश्ता एक मुजाहिद के साथ कबूल करूंगा? आप खुद क्या है? जिस नेक काम में आप लगे हुए हैं
उसी काम को मैं भी अंजाम दे रहा हूँ, फिर मुझसे परहेज क्यों? हम लोग मुल्क, कौम और मजहब की बहबूदी की लड़ाई लड़ने वाले जिहादी हैं। मौत हमेशा हमारे साए की तरह पीछे लगी रहती है। अरे हमारी जिंदगी दांव पे लगी है। लेकिन हमदर्दी की तेज रोशनी सारे काले साए को खत्म कर देती है। मेरी ना सही, पर अपनी चाहत का तो ख्याल कीजिए। नादान, उसे कुछ नहीं पता। यकीनन वो नादान है। नहीं जानती थी कि उसके अब्बा का कारोबार क्या है। जरा सोचिए, जिस दिन वो जान गई उस पर क्या बीतेगी। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। आप और हम यदि इतने ही पाक साफ काम में लगे हुए हैं, तो फिर इस कारोबार के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताते? ये कैसी गद्दारी की बातें कर रहे हो? अगर चीफ के कानों तक बात पहुंच गई तो भून कर रख दिए जाओगे। और आपने तो सुन लिया। आप क्यों नहीं मुझे मार डालते? अब जानते हैं कि हमारे तंजीम के ढेरों मेंबरों ने बंदूक की नोक पर कश्मीरी लड़कियों से मजाक किए उन्हें अगवा किया है। नजमा के साथ भी ऐसी ही हरकत हो जाती अगर मैं वहां वक्त पर न पहुंचा होता। उसी की कीमत मांग रहे हो तुम? नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं नजमा को दिल से चाहता हूं, उसके ख्यालों की इज्जत करता हूं। बहुत नेक और मासूम है उसके ख्यालात। वो चाहती हैं कि उसका निकाह उसके अब्बू की मर्जी से हो। और तुम्हारी असलियत उसे मालूम नहीं? क्या ये गद्दारी नहीं? नहीं, मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी मेरी हकीकत है। और उसके बावजूद वो? हाँ, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। उसकी अम्मी काला पहाड़ कॉलिंग ग्रीन फ्लैग, काला पहाड़ कॉलिंग ग्रीन फ्लैग, ओवर। हेलो हेलो हेलो, काला पहाड़ ग्रीन फ्लैग रिसीविंग। हेलो हेलो, ग्रीन फ्लैग रिसीविंग, ओवर। ISI के अगले ट्रेनिंग कैंप में जिहादी 393 को चुना गया है, ओवर ओवर। हेलो हेलो हेलो, काला पहाड़ रिपीट मैसेज, रिपीट मैसेज, ओवर। जिहादी 393 को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, उसे जल्दी पाकिस्तान भेजना है, ओवर। काला पहाड़ मैसेज रिसीव्ड, ओवर। ओवर एंड आउट। कमांडर, कोई खास बात? आला कमान का हेडक्वार्टर से मैसेज था। पाकिस्तान जो ट्रेनिंग ग्रुप जा रहा है उसमें तुम्हारा नाम शामिल कर लिया गया है। पंडित रघुराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। नमस्ते पंडित जी, आइए बैठिए। माफ करना बेटी, दफ्तर के वक्त तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इशरत मेरा यार था, मेरा हमसाया। जी जानती हूँ। उसके परिवार का ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। पर क्या करूँ, जब रहा नहीं गया तो सोचा तुमसे बात करूँ, इसलिए चला आया। कहिए, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? बेटी, मुश्ताक मेरा भी बेटा है। उसके गुस्से, उसके दुख को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। पहले तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो मिल जाता था, दुआ सलाम होती थी, मगर इतने अरसा हो गया उसकी सूरत ही नहीं देखी। अच्छा, मैंने उसके घर भी बात की। क्या कहते हैं? कहते हैं सालों के कारोबार में वो बाहर गया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में बाहर रहता है। जब घर वाले कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, यहाँ की हवा में जहर घुला हुआ है। नौजवान जज्बाती होते हैं। मुझे शंका है कि कहीं वो गलतफहमी में गुमराह ना हो जाए। ये दहशतगर्द
ऐसे ही नौजवानों को, मासूमों को बरगलाते हैं, उन्हें वतन परस्ती का जज्बा दिखाकर गुमराह कर देते हैं। इस परिवार की ओर आपकी वफादारी की मैं कदर करती हूँ, लेकिन मैं अपने फर्ज, अपने नौकरी से बंधी हुई हूँ। आप कहें तो गुमशुदा व्यक्तियों की लिस्ट में उसका एक FIR जरूर दर्ज करवा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गुमशुदा हो गया है, मगर मुझे शंका है कहीं वो गुमराह ना हो जाए, और फिर तुम तो आला अफसर हो, सबको खुली निगाह से देख सकती हो। ईश्वर पर आपको आस्था है ना चाचा, वो सभी को सही रास्ता दिखाएगा। हाँ बेटी, इस माहौल में तो अब उसी पर आस्था है। अच्छा बेटी, चलूं? जी, घर आइएगा ना? हाँ हाँ, जरूर आऊँगा। अपने वालिद साहब से मेरी नमस्कार कहना। अच्छा बेटा, चलता हूँ। शिखा 423 हियर, कम इन टाइगर। हाँ मुश्ताक, बोलो, कोई खास खबर? CRPF फोर्स में सभी धर्मों के लोगों को लिया जाता है बाकायदा, और ख़ास तौर से हमारा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसमें ये खास ध्यान दिया जाता है कि माइनॉरिटीज़ को बहुत अधिक उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो CRPF की एक बनावट ही पूरे देश के ढांचे के अनुसार है और सेक्युलर है, और हमारी कार्रवाई भी जो है वो इसी ओर पूरी केंद्रित रहती है। आतंकवाद में जो स्टडी हुई है और जो आंकड़े गिरफ्तार किए लोगों से और हमारे फोर्स से जो इंटेलिजेंस मिलती है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि इसमें 75% कम से कम जो सैनिक हैं वो सब भाड़े के सैनिक हैं और बाहर के आए हैं, और कुछ मिसगाइडेड तत्व हैं अभी भी कश्मीर में जो इनका थोड़ा बहुत साथ देते हैं, और वो भी उनमें से आधे से ज़्यादा तो डर के मारे इनका साथ देते हैं, क्योंकि इनके पास हथियार रहते हैं, दूर दराज इलाके हैं जहाँ हर जगह फोर्स पहुँच नहीं पाती है, तो ऐसे में ये लोग उनको डरा धमका के उनका साथ ले लेते हैं। लोकल पुलिस और CRPF के बहुत सारे दस्ते तैयार किए गए हैं जिन्हें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप कहा गया है, और उनकी सहायता से CRPF कई मिलिटेंट्स का सफाया कर चुकी है, कईयों को गिरफ्तार कर चुकी है, भारी मात्रा में हथियार वगैरह बरामद कर चुकी है। ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सन 96-97 में बनाए गए थे और आज भी बहुत ही अच्छा